हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग इसका निर्धारण करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसी तथ्य को हम लोग समझेंगे आज के क्लास में। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, आप लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक भाग लेते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक भाग लेते हैं और उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक को आप लोग रिएक्टेंट्स कहते हो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। इसे हम लोग R से दिखाएंगे और इसे P से दिखाते हैं। तो जैसे जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अभिकारकों का उपयोग होना शुरू होता है और उत्पाद का बनना भी प्रारंभ होता है। तो अभिकारक की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ते जाती है। या दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि अभिकारकों की मोलर सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद के मोलर सांद्रता में वृद्धि होती है। तो जब हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग की बात करते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी अभिकारक या उत्पाद के इकाई समय में मोलर सांद्रता में परिवर्तन कितना हो रहा है। अर्थात इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के मोलर सांद्रता में परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अर्थात इसे हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक या उत्पाद के मोलर सांद्रता में इकाई समय में परिवर्तन, इकाई समय में परिवर्तन, इकाई समय में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक या उत्पाद के मोलर सांद्रता में इकाई समय में परिवर्तन, मोलर सांद्रता में इकाई समय में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि मोलर सांद्रता में परिवर्तन होगा। अभिकारक के लिए मोलर सांद्रता में परिवर्तन का मतलब यह होता है कि अभिकारक की मोलर सांद्रता में कमी होगी, क्योंकि अभिकारक की खपत होती है, उत्पाद का निर्माण होता है और उत्पाद के मोलर सांद्रता में वृद्धि होती है। एक उदाहरण द्वारा, एक एग्जाम्पल द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। तो हम एक रासायनिक अभिक्रिया जिसकी हमने अभी चर्चा की, अभिकारक और उत्पाद, हम R और P से इसको डिनोट करेंगे। इसी आधार पर हम इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो अर्थात अभिक्रिया वेग या दर, वेग या दर बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? मोलर सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन होने में लगा समय। यानी अभिक्रिया वेग या दर को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जैसा अभी हमने बताया कि इकाई समय में मोलर सांद्रता में परिवर्तन, यदि किसी पदार्थ के अभिकारक या उत्पाद के, पदार्थ कहने का मतलब यहाँ पर अभिकारक या उत्पाद। और एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे
अभिकारक उत्पाद को हम लोग सम्मिलित रूप से स्पीसीज भी कहते हैं। तो याद रखना है, स्पीसीज भी कहते हैं हम इसको। अभिकारक और उत्पाद सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? स्पीसीज कहलाते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि इकाई समय में स्पीसीज के मोलर सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया वेगीय दर कहते हैं। जैसा हमने अभी कहा था, एक हम रासायनिक अभिक्रिया के लिए बात करते हैं। एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया P के लिए, एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया R to P के लिए, हम R से P के लिए यदि बात करते हैं, जहां R अभिकारक है और P उत्पाद है। आप लोग ध्यान रखेंगे, R अभिकारक और P उत्पाद है। इसके लिए यदि हम R के सापेक्ष अभिक्रिया दर यदि हम ज्ञात करें, तो R के सापेक्ष अभिक्रिया दर बराबर क्या होगा? तो R के सापेक्ष अभिक्रिया दर बराबर हो जाएगा R के मोलर सांद्रता में परिवर्तन। R के मतलब अभिकारक के मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटे R के मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटे, या R के मोलर सांद्रता में आप कमी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो R के मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। चूंकि R के मोलर सांद्रता में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन उसके कमी के रूप में देखा जाता है। अब इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि ये कमी क्या हुआ। देखिए, हमने जैसा कहा शुरुआत में ही कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक की मात्रा घटते जाती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है, अर्थात अभिकारक की मात्रा में कमी होती है। कैसे हम जान सकते हैं? तो इस आधार पर जान सकते हैं कि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है, अभिकारक की मात्रा में कमी हुई, तो अंतिम मात्रा में यदि हम प्रारंभिक मात्रा को घटाते हैं तो यह मान ऋणात्मक में आएगा। इसलिए हम इसको कमी के तौर पर देखते हैं, और इसलिए इसे हम लोग इस तरह से व्यक्त करते हैं, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R बाय डेल्टा T। डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R बाय डेल्टा T, ध्यान से सुनना है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R बाय डेल्टा T। लेकिन चूंकि मान में आप लोग जान रहे क्या कि एक कमी होती है, इसीलिए हम लोग ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अभिकारक के लिए याद रखना है, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग होगा। अभिकारक के लिए जब भी हम प्रयोग करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभिकारक की मात्रा में कमी होती है। और इसी तथ्य को यदि हम P के सापेक्ष यदि निकालें, P के सापेक्ष अभिक्रिया दर, P के सापेक्ष अभिक्रिया दर या वेग एक ही बात है, बराबर क्या हो जाएगा? P के मोलर सांद्रता में परिवर्तन, P के मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, अर्थात इसे हम डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P बाय डेल्टा T भी कह सकते हैं। P के मोलर सांद्रता में परिवर्तन वास्तव में P के मोलर सांद्रता में वृद्धि के तौर पर देखा जाता है, इसीलिए हम इसे पॉजिटिवली दिखाते हैं, धनात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। तो यह भी ध्यान रखना है कि P के सापेक्ष यदि अभिक्रिया दर निकालेंगे तो P के मोलर सांद्रता में परिवर्तन अर्थात P के मोलर सांद्रता में वृद्धि और लगे समय के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाना है, अर्थात डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P बाय डेल्टा T। यहां एक बात जो ध्यान रखने की है और ध्यान रखना भी चाहिए कि अभिक्रिया दर जो होती है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, अभिक्रिया दर बराबर माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R बाय डेल्टा T बराबर डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P
बाय डेल्टा टी। अर्थात जिस दर से अभिकारक की मोलर सांद्रता में कमी होती है उसी दर से उत्पाद के मोलर सांद्रता में वृद्धि होती है। इससे स्पष्ट होता है क्या कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के खपत होने की दर, अर्थात इसे ऐसे व्यक्त कर सकते हैं हम, अर्थात अभिकारक के खपत होने की दर बराबर उत्पाद के प्राप्त होने की दर यानी जिस अनुपात में अभिकारक की मात्रा में कमी होगी उत्पाद की मात्रा में उसी आधार पर उसी अनुपात में वृद्धि होगी। तो इस तरह से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के दर का निर्धारण कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के दर का निर्धारण इस आधार पर आसानी से किया जा सकता है। चलते हैं अब हम लोग आगे औसत अभिक्रिया दर के रूप में हम लोग इसी तथ्य को आगे समझेंगे। औसत अभिक्रिया दर, एवरेज रिएक्शन रेट। एवरेज रिएक्शन रेट क्या होता है? औसत अभिक्रिया दर। औसत अभिक्रिया दर की जब हम लोग बात करते हैं, औसत अभिक्रिया दर, तो जैसा अभी हमने अभिक्रिया दर के संदर्भ में बात किया हुआ था उसी तौर पर आप देख सकते हैं। माना कि अभिकारक R की T1 समय में सांद्रता यानी मोलर सांद्रता x1 एवं T2 समय में मोलर सांद्रता x2 है। इसलिए औसत अभिक्रिया दर बराबर x2 माइनस x1 बाय T2 माइनस T1। चूंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें मात्रा घट रही होती है, यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं x1 ग्रेटर देन x2, इसलिए ये माइनस में आएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं, या डेल्टा x बाय अभिक्रिया दर को हम लोग डेल्टा x बाय ऐसे करके आप व्यक्त कर सकते हैं माइनस डेल्टा x बाय डेल्टा t, जहां x2 माइनस x1 को डेल्टा x के रूप में व्यक्त किया गया है और T2 माइनस T1 को डेल्टा t के रूप में व्यक्त किया गया है। तो इस तरह से हम औसत अभिक्रिया दर का भी निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि पूरे अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन एक समान नहीं होता, इसलिए हम औसत अभिक्रिया दर के रूप में भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जिसका वैल्यू हमें माइनस डेल्टा x बाय डेल्टा t के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से औसत अभिक्रिया दर के रूप में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम आगे अगला टॉपिक देखेंगे। तो आप इसे पहले यहां तक औसत अभिक्रिया दर के रूप में आप लोगों ने इसे देख लिया, तो अब हम आगे तात्क्षणिक अभिक्रिया दर के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया दर।
तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। ध्यान देंगे आप लोग अब कि तात्क्षणिक अभिक्रिया दर या तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग क्या होता है। अभिक्रिया दर का किसी पार्टिकुलर टाइम पर निर्धारण करना भी आवश्यक होता है। औसत अभिक्रिया दर पूरे अभिक्रिया के लिए होती है, लेकिन यदि हम किसी खास क्षण पर किसी एक निश्चित पॉइंट पर अभिक्रिया दर हम ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए हमें तात्क्षणिक अभिक्रिया दर को समझना होगा। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया दर क्या होती है? जब हमारे द्वारा जो लिया गया टाइम काफी कम होता है, यानी यदि हमारा समय यानी काफी कम समय अंतराल में हम मोलर सांद्रता में परिवर्तन को देखना चाहते हैं तो इसे ही हम लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया दर के रूप में जानते हैं। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया दर, जब हम लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालते हैं तो इसको छोटे पैमाने पर दिखाया जाता है। तो इसलिए अभिक्रिया दर यदि हम व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया दर बराबर हो जाएगा, यहां पर हम इस तरह से दिखाएंगे dx बाय dt माइनस dx बाय dt। आप याद रखेंगे और ध्यान भी देना है क्या कि जब तात्क्षणिक अभिक्रिया दर की हम लोग बात करते हैं तो इसे d से दिखाया जाता है। छोटे समय अंतराल के लिए हम लोग d से दिखाएंगे, और यदि औसत के लिए बात किया जाएगा तो जैसा अभी हमने देखा भी था, औसत के लिए हम लोग डेल्टा का प्रयोग करते हैं। औसत के लिए यानी औसत यदि वेग को दिखाना है, दर को दिखाना, तो डेल्टा का प्रयोग होगा। तात्क्षणिक के लिए हम लोग d का प्रयोग करते हैं। तात्क्षणिक दर के संदर्भ में किसका प्रयोग होता है? तो d का प्रयोग होता है। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया दर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक सामान्य अभिक्रिया R से P के लिए यदि देखा जाए, R से P के लिए यदि देखा जाए तो लिमिट टाइम डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0 और इसके बाद डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R बाय डेल्टा टी, इस तरह से इसको, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वह डी आर बाय डी टी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, चिन्ह जब भी होगा ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग होगा, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग होगा। लिमिट डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डेल्टा टी, इसको हम सामान्य अभिक्रिया 8 से P के लिए हम तात्क्षणिक अभिक्रिया दर का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां पर हम ये दिखाना चाहेंगे, ये समझना है कि लिमिट जो होगा यानी डेल्टा टी का जो वैल्यू होगा वो एक्सटेंड टू 0 होगा, यानी काफी कम वैल्यू होगा। इस स्थिति में हम इसे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डी टी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हमारा तात्क्षणिक अभिक्रिया दर भी कंप्लीट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यह होता है क्या कि किसी विशिष्ट समय पर, किसी खास समय पर जब अभिकारक या उत्पाद के मोलर सांद्रता में हम परिवर्तन को ज्ञात करते हैं तो उसे ही तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहते हैं। इस तरह से तात्क्षणिक अभिक्रिया दर पूरा होता है और हम अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।